मैं फौज में रही तो देश के लिए लड़ती रही, आज देश के लोकतंत्र के लिए लड़ाई है। तो ऐसे में अगर भ्रम फैलाए जा रहे हैं तो उस पर आपका कोई सवाल नहीं है। आपने जो बात बताई तो हमने नहीं। ठीक बात है, तो बस उतना ही। देखिए ऐसा है कि एक ये आपको हम और देंगे जिसमें बहुत सारे बीजेपी के झूठ और उन झूठों का सच क्या है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास आएगा, सॉफ्ट कॉपी में भी आएगा, तो आप उसे जरूर देखें। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी विशेष कि मैं जहां भी रहती हूं वहां से यहाँ आप लोगों से मिलने इसलिए आई थी कि हम इस मुद्दे पर बात करें। बाकी सारे मुद्दों के लिए स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीजेपी जब ऐसा है कि अगर आप याद करें तो पिछले मैं आपको 10 सालों में 11 सालों में हेडलाइंस अगर गिनाऊंगी ना तो 3000 के ऊपर गिनती चली जाएगी। अभी जैसे आप पूरे देश में इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 57 क्योंकि क्या होता है जब ये छोटा मोटा इधर उधर करते रहते हैं। आज तो सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं बोल पा रहे, जिनका ओरिजिनल केस था। वो भी नहीं बोल पा रहे हैं आज। वो आज तक में उनका देखिए बाइट हकला रहे हैं, वो ये कह ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब कोई मुद्दा बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ही भ्रम फैला देती है तब फिर हमें बोलना पड़ता है। नहीं तो हमें देश की लोकतंत्र और देश की जनता की समझदारी पर पूरा भरोसा है। क्योंकि आपको एक बात मैं बहुत साफ बताना चाहती हूं, आप चाहे हमारी बहन उतना ध्यान नहीं भी दे रही है तो भी मैं बताना चाहती हूं कि कांग्रेस की ताकत जो होती है वो लोगों के अंदर से आती है। और जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो लोग मजबूत होते हैं। आप देख लीजिए, हम अधिकार वाले सारे कानून लाते हैं। हम नीति ऐसे नहीं बोल देते कि नारी सम्मान अधिनियम वंदन चंदन शक्ति बिल, उसके बाद क्या हुआ। तो कांग्रेस की ताकत ही लोगों से आती है और बीजेपी की ताकत कॉर्पोरेट से आती है। तो जब बीजेपी आती है तो कॉर्पोरेट मजबूत होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हर रोज जब हेडलाइन बदलती है तो लोग, अब एक दिन आप सबने सुना होगा कि वो किसी की सास अपने दामाद के साथ भाग गई। ये नेशनल डिस्कोर्स है। कोई अंजू आ जाती है पाकिस्तान से, उसके कितने बच्चे हो रहे हैं इस पे डिस्कोर्स चल जाता है। ये क्या होता है? ये मुद्दे भटकाने की राजनीति होती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जब सिर से पानी ऊपर उठ जाता है तब हमको इस चीज को पूरी तरह ध्वस्त करना होता है। प्रशंसा करने के लिए आज भी पत्रकारिता को धूमिल कह दिया, लेकिन मैम आप सभी को एक जेल में नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैं एक चीज मानती हूं कि आज का मीडिया अगर 2013 का मीडिया होता तो हमारे देश का लोकतंत्र इस तरह और हमारे देश की सेना इस कदर कमजोर नहीं होती। मुझे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि आज हमारी जिस कांग्रेस ने हमें पिछले 65-70 सालों में 3000 से ज्यादा अलग अलग तरीके के जहाज खरीदे थे और विश्व की सबसे चौथी बड़ी वायुसेना बनाया था, आज 36 जहाज खरीद के कोई कहता है मैंने सेना को मजबूत किया जबकि अंदर से चरमरा दिया है। तो आप समझिए ये सारी चीजें, अगर मीडिया इस समय वो बातें उठाता, ये बोलता कि हमारा लद्दाख में हमारी सेना की सरहद चली गई है, अगर मीडिया ने ये सब किया होता तो हमारे देश को उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़ता। तो मैं सबको एक उसमें नहीं डाल रही हूं। मैंने खुद बीएससी जर्नलिज्म में किया हुआ है और ये मैंने एमफिल बायोकेमिस्ट्री के बाद किया है क्योंकि मुझे पत्रकारिता का पैशन था। और टीवी 9 भारतवर्ष के जो हिंदी नेशनल चालू हुआ था उसमें मैंने 4 महीने काम भी किया है, लेकिन उसके बाद उसकी पूरी टीम बदल गई थी। आप सब जानते हैं उसका उद्घाटन जब प्राइम मिनिस्टर ने किया था और उसके बाद उसके जितने लोग थे वो एक एक करके छोड़ते चले गए। तो इसलिए पत्रकारिता में मेरी आस्था भी है और इतनी आस्था है कि उससे बहुत शिद्दत से मैं प्यार करती हूँ, इसीलिए दुख होता है। ऐसा है कि हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में तो वो वहां छपती है, लेकिन उसको सुदूर जो दूसरे हमारे राज्य हैं वहां के न्यूज़पेपर्स नहीं छापते या बिल्कुल आखिरी पेज पर छापते हैं, 8वें पेज पर एक कॉलम। तो ऐसे में इससे जरूरी है कि हम सब जगह जाएं, लोगों से संवाद करें। और आप लोग भी ये बात समझते हैं कि अगर हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, आप बताइए वहां से दिल्ली से अगर हम आपसे बात करें और यहां मैं आपसे बात कर रही हूं तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और बैंकिंग लॉज हैं उसके जो 2016 का है उसके हिसाब से वो बिल्कुल जायज है। तो यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल को रनिंग के लिए 50 लाख दिए और
जो एजेएल का पूरा लोन था वो यंग इंडिया पे आ गया। यंग इंडिया के स्टेक होल्डर्स थे श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मोतीलाल वोरा जी, आज वो नहीं है, और ऑस्कर फर्नांडिस जी, वो भी नहीं है। तो ये उसके स्टेक होल्डर्स थे। अब जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया जा रहा है। इस पूरे केस में जो यंग इंडिया लिमिटेड और एजेएल के बीच में आपको कहीं पर भी कोई मनी की ट्रेल नहीं मिलेगी, कोई क्राइम प्रोसीडिंग्स नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। ऐसे समय में जबकि पिछले साल, एक साल पहले अप्रैल में इन्होंने एक चार्जशीट दायर करने के लिए ईडी को कहा था, और एक साल पूरे होने की उसमें एक लिमिट होती है कि एक साल तक अगर चार्जशीट नहीं आएगी तो खारिज हो जाएगा। तो आनन फानन भारतीय जनता पार्टी ने 9 अप्रैल को एक केस दायर कर दिया। कानून की दृष्टि से जो हमारे एक्ट हैं आईबीसी, उसके दृष्टि से या किसी और दृष्टि से इसमें कोई अपराध नहीं हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग में मनी होना चाहिए, मनी का कुछ भी नहीं हुआ है। यंग इंडिया लिमिटेड पर आज 90 करोड़ का वो कर्ज है जिसके कारण आज एजेएल जो है उसका नेशनल हेराल्ड निकल रहा है, नवजीवन टाइम्स भी निकल रहा है, तो वो अब चलने लगा है न्यूज़पेपर। और यंग इंडिया लिमिटेड जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको कोई डिविडेंड्स नहीं मिलते, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये एक हंगामा क्रिएट करके लोगों को बताना चाहती है, किसी तरह से भ्रम में डालना चाहती है। क्योंकि आप देखेंगे जब जब चुनाव आते हैं ये बार बार कहते हैं कि गांधी परिवार के लोग बेल पर हैं, लेकिन बेल पर है, आपको 11 साल हो गए हैं, आप आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और आप नहीं चाहते कि देश के लोगों का ध्यान इस पे जाए कि आप इतने कायर हैं कि चीन हमारी सरहदों पे चढ़ा बैठा है, हम उस पे सवाल ना पूछें। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत गिरती जा रही है, हम उस पे सवाल ना पूछें। हम ये सवाल ना पूछें कि राजनाथ सिंह जी के ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाना चाहिए कि 158 एजेंसी से उन्होंने बात की, लेकिन सेना के लोगों से उन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू करने के पहले बात नहीं की। इन सब मुद्दों से, बेरोजगारी के मुद्दों से, महंगाई के मुद्दों से लोगों का ध्यान न भटक जाए, इसलिए इस तरह के प्रपंच, ये गाहे बगाहे शुरू करते हैं। इस समय ये केस कोर्ट में है। इस बीच में ये जो ऑप्टिक्स मीडिया का शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि लोगों से की नजरों से गिर जाएगी तो सत्ता चली जाएगी। सत्ता से चिपके हुए लोग हमेशा डरपोक होते हैं, और राहुल गांधी जी हमेशा ये कहते हैं जो दूसरों को डराता है वो खुद महा डरपोक होता है। तो आपके समक्ष ये बात रखनी थी कि जिसमें एजेएल के ऊपर और यंग इंडिया लिमिटेड के ऊपर जो इस तरह की बात होती है कि ये जो कंपनियां हैं इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है या किसी तरह की कोई गलत काम किया है या कोई अपराध किया है, तो आपको ये बताना है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को कम से कम बताएंगे कि इस तरह से भ्रांतियां जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा फैलाती आई है उसके चक्कर में ना पड़े। और हम हमेशा मानते हैं कि कांग्रेस ने एजेएल का शुरू में जब उसका शुरुआती निर्माण हुआ था, कांग्रेस के लोग उसके साथ थे, बाद में भी उसका साथ दिया और हमेशा साथ देते रहेंगे। और हम ये जानते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के हर प्रपंच के आगे भी अंततः सत्य ही जीतेगा, सत्यमेव जयते। आपके कोई सवाल है तो पूछिए। 24% राहुल जी के पास, 24% श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास। इस शेयर में क्या मिला है उन्हें? लोन, 90 करोड़ का लोन है, तो उसमें उनके ऊपर लोन चढ़ा है। आप सोचिए तो सही। 24% सोनिया गांधी जी के पास, 24% राहुल गांधी जी के पास, और बाकी जो मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, उनके अलावा भी इसके नॉन प्रॉफिट उसके और भी सुमन दुबे जी और शायद सैम पित्रोदा जी, ये इतने लोगों के पास इसके शेयर हैं। लेकिन वो शेयर कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ, और आप समझ रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप समझ रहे हैं इस बात को कि वो प्रॉफिट नहीं है, वो लायबिलिटी है एक तरह से। लेकिन एजेएल सुचारू रूप से चलती रहे, लोन फ्री चलती रहे। और भारतीय जनता पार्टी का जो इरादा है स्वतंत्रता के समय से जो भी कुछ आज तक है, आप देखिए हर चीज पे वो अपना ठप्पा लगा रहे हैं।
वो इतिहास बदलना चाहते हैं। इसी तरह से वो हर वो चीज जिसने स्वतंत्रता, देश की आजादी के लिए जिसका योगदान रहा, उसको वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। चाहे वो देश का इतिहास हो, चाहे वो देश का एक बहुत ही वफादार, स्वतंत्रता के लिए आगे जांबाजी से अपनी खबरें लिखने वाला अखबार हो, या कोई और एजेंसी हो, या गांधी परिवार हो जिसने हमेशा शहादत दी है। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये भी है कि एक बार सत्ता मिली है तो चाहे झूठ बोलो, बेईमानी करो, लोगों को भ्रांतियों में डालो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाओ, उनको अपनी बात गलत हो तो भी वो दूसरों के सामने लोगों को कम से कम वो शक के दायरे में डाल देते हैं। बीजेपी का जिला है, अधिवेशन जो हुआ था साबरमती में, क्या ये किले के अंदर कांकरी हिला पाएंगे, या किस तरह से भी आप जोर से आना चाहेंगे, कांग्रेस क्या करेगा? पहले नेशनल हेराल्ड पे पूछ लीजिए, मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन पहले सुओ मोटो किसके सवाल हैं नेशनल हेराल्ड पे वो पूछ लीजिए, इसका जवाब से भागेंगे नहीं, जरूर देखे जाओगे। लेकिन अभी पहले नेशनल हेराल्ड के लिए देखते कि आप लोगों ने हमारी बात को रजिस्टर किया, हमारी बात आप आगे लेकर जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा इस पर सवाल थोड़े से आ जाए तो बहुत अच्छा हो। मैं यहाँ के राजकोट के जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी और हमारे स्पोक्स पर्सन सौराष्ट्र के डॉक्टर बारोट की और सभी के आभारी हूँ कि आप जैसे पत्रकारों से अपनी बात रखने का हमें मौका दिया। ये प्रेस वार्ता नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर है। पिछले दिनों आपने सुना कि ईडी ने चार्जशीट दायर की है और बार बार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नेशनल हेराल्ड का मामला इस तरह से लोगों के सामने लाया जाता है कि जैसे उसमें किसी तरह का कोई षड्यंत्र हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो, यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धाराएं इसमें लगाई गई हैं। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों के ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए, इसके लिए बार बार हेडलाइन बदलती है और षड्यंत्र करती है। अहमदाबाद में आप सभी ने देखा, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हमने एक नव सत्याग्रह की बात की और ये कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे, और कांग्रेस हमेशा से उठाती आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे, क्योंकि वो सत्ता से चिपकने वाली पार्टी है, डर लगा और फिर से एक बार वही कार्यवाहियां शुरू कर दी। जब भारतीय जनता पार्टी डरती है तो ईडी और सीबीआई को आगे करती है। ईडी एक तरह से उनकी इलेक्शन मशीनरी भी है और उनके लिए एक औजार का काम भी कर रही है। हम जिस नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों को यह मालूम होगा कि नेशनल हेराल्ड, जिसको एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने शुरू किया था 1938 में, नेहरू जी ने ये सोचा कि जो हमारी बातें हैं वो इंग्लिश अखबार तो उठाते नहीं हैं, तो इसलिए कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे लोगों तक स्वतंत्रता की जो लॉ है वो लोगों तक पहुंचे। तो उन्होंने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी थे, रफी अहमद किदवई साहब थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, इन सभी लोगों ने मिलकर और लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इस एक संस्था की स्थापना की। इसमें कुछ पैसे जोड़े, इसकी संपत्तियां ली। तो एक इसकी जो 6 संपत्तियां हैं उसमें से लखनऊ की फ्री होल्ड है, बाकी जगहों पर संपत्ति इसलिए ली गई थी जहां से प्रिंटिंग प्रेस लगाई जा सके, वो लीज पर थी और वहां से अखबारों को निकाला जा सके। अब ये एसोसिएटेड जर्नल से निकाला हुआ नेशनल हेराल्ड, इसके साथ साथ हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम के भी अखबार निकाले जाने लगे, और जिनका काम न केवल लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जागरूक करना था, लेकिन महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का राजनीति में सहभागिता के साथ साथ जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें 1945 के आसपास जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमारे लोगों को जबरदस्ती भेजा था और भारतीयों की उसमें कोई राय नहीं ली गई थी, उसका भी विरोध नेशनल हेराल्ड ने किया। इस तरह से नेशनल हेराल्ड एक समय स्वतंत्रता की आवाज था। गांधी जी के बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह थे जिनके बारे में वो लिखता था। नेहरू जी उसमें कभी कभी आर्टिकल भी लिखते थे, और इसके जो
के रामाराव इनके जो संपादक थे शुरुआती, वो भी एक बहुत ही जागरूक पत्रकार थे। आज की पत्रकारिता जो पूरी तरह धूमिल है, उसके सामने नेशनल हेराल्ड उस समय के दौर का एक बहुत ही जीता जागता स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक था। अब जैसे जैसे देश आजाद हुआ तो 1950 के आसपास जब टाइम्स ग्रुप आया, इंडिया टुडे वगैरह के अखबार बड़ा नेटवर्क के साथ, ज्यादा पैसों के साथ, ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आए, तो नेचुरली नेशनल हेराल्ड जो था उसकी बिक्री थोड़ी कम होती चली गई। और धीरे धीरे करके 60 और 70 के दशक में ये जो न्यूज़पेपर था, ये पूरी तरह से बिल्कुल स्लो होता चला गया, क्योंकि नेचुरली जो आगे लोग आए थे, नए लोग आए थे, उन्होंने उसकी जगह ली, पढ़ने वाले लोग भी कम हुए। और 2008 आते आते ये न्यूज़पेपर पूरी तरह बंद होने की कगार पर था। ऐसे में एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसने देश की स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद किया, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 49 है और 51 में ये लिखा है कि जो हमारे स्वतंत्रता की धरोहरें हैं उनको संजो कर रखना संविधान के हिसाब से भारतीयों का कर्तव्य है। और चूंकि कांग्रेस के ही लोग इसमें सबसे ज्यादा जुड़े थे, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई में कांग्रेस के ही लोग थे, तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उस न्यूज़पेपर को बचा के रखें, संजो के रखें। तो 2002 से लेके 2010 तक कांग्रेस पार्टी ने इस न्यूज़पेपर को, इस एजेएल को कुछ लोन दिए और छोटे अमाउंट बड़े अमाउंट करके 50 सालों में, मतलब 1950 से समझ लीजिए जब इसकी पहली बार स्थिति थोड़ी बिगड़ना शुरू हुई थी, तब से थोड़ा 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 देते रहे और अल्टीमेटली वो 90 करोड़ के आसपास एक अमाउंट हो गया। अब दिक्कत ये आ रही थी कि इतना लोन था इसके ऊपर और पेपर को चलाना मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए 2010 में सारे जो वकील भी और दूसरे पत्रकार भी सबसे बातचीत करके ये निर्णय लिया गया कि एक यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी हम बनाएंगे, जो कि सेक्शन 8 में, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह उसे रजिस्टर कराया गया। और जैसे आपने सुना होगा, आप में से काफी लोग इकोनॉमिक्स कवर करते हैं, मैं तो इस विषय की ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन उसमें डेट और इक्विटी के जो रेशियो होते हैं, उसमें आपको पता है इक्विटी क्या है, डेट क्या है। और अक्सर कंपनियां, ये तो एक राजकोट तो भाई व्यापारियों का एक शहर है, यहाँ पे बहुत व्यापारी हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत लोग डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूं, मैं डेट और इक्विटी की बात कर रही हूं, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको ऐसा देती हूं कि आपको अगर समझ में आता है कि जिस समय एनपीए बहुत बढ़ गया था, आज से 3 साल पहले निर्मला सीतारमण जी ने एक बैड बैंक बनाया था, याद है ना आपको? तो जितना भी एनपीए था वो बैड बैंक में डाल दिया, जिससे वो बैंकों के पास से, खाते से निकल गया। इसी तरह का एक अरेंजमेंट डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का होता